Good morning, dear. This is third part of this chapter. We have already covered in previous video like after February, October Revolution and April thesis. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होते हैं इसे हम समझेंगे और हम देखेंगे बोल्शेविक और नॉन बोल्शेविक के लोगों ने रशिया के अंदर ने क्या किया। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? सिविल वॉर इट इज़ द वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिशन ग्रुप विद इन अ कंट्री। मतलब सिविल वॉर हम उन्हें बोलते हैं जो एक देश के अंदर जब कुछ लोगों के बीच में वॉर होता है तो इसे हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं जब बोल्शेविक के पास पावर आ गया तो बोल्शेविक के लोगों ने क्या किया। When the Bolsheviks ordered land distribution, the Russian army began the backup। मतलब क्या हुआ कि बोल्शेविक ने ये ऑर्डर दिया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, तो रशियन आर्मी जो थी उनमें से लोगों ने क्या किया था, सोल्जर से जो सोल्जर थे उन्होंने रिज़ाइन देना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बोल्शेविक के जो मेन लीडर थे व्लादिमीर लेनिन ने उन्होंने ऑर्डर दिया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो रशियन आर्मी बिगन द ब्रेकअप बिकॉज सोल्जर मोस्टली पीजेंट्स। मतलब सोल्जर जो थे अधिकतर उनमें से क्या थे, किसान थे। तो उन्हें ये बात पता चली कि गांव के अंदर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो जो सोल्जर्स होते थे वो रिज़ाइन देना स्टार्ट कर दिया। And we talk about non-Bolsheviks. Non-Bolshevik socialist liberal. Non-Bolshevik like socialist, liberals and supporters of autocracy. मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्हें हम लोग बोले नॉन बोल्शेविक। अंडरस्टूड? लाइक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ओके, हम एरिस्टोक्रेसी भी नहीं बोल सकते हैं। बोल्शेविक अपराइजिंग देयर द लीडर्स मूव थ्रू द साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट बोल्शेविक्स। आपको पता होगा कि बोल्शेविक की जो अगेंस्ट थे, बोल्शेविक नॉन बोल्शेविक कौन थे, उनके अंदर इंक्लूड कौन थे, सोशलिस्ट फर्स्ट and liberals is second and supporters of autocracy is third। ओके, ये लोग नॉन बोल्शेविक में आते थे, ये एक साथ हो गए। ओके, पुल्ड हो गए तो ये किसके अगेंस्ट अब खड़े हो गए, बोल्शेविक के। ओके, द बोल्शेविक अपराइजिंग दे द लीडर्स मूव इन द साउथ रशिया। जो अब ये फर्स्ट लाइक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी जो लोग थे वो किधर मूव हो गए, साउथ रशिया की तरफ। अंडरस्टूड? ऑर्गेनाइज ट्रूप द फाइट द बोल्शेविक। अब ये किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, ये लोग 1, 2 एंड 3, ये लोग किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, बोल्शेविक। उस समय बोल्शेविक को क्या बोला गया, सोशलिस्ट को क्या बोला गया, अब हम इन्हें समझेंगे। ओके, बोल्शेविक को उस समय बोला गया रेड during the 1918 and 1999, greens like the socialist revolutionary and white is the pro-tsarist। अंडरस्टूड? मतलब जो रेड जो होते थे वो बोल्शेविक के लोगों को बोला गया, ग्रीन्स किसे बोला गया, सोशलिस्ट को बोला गया, और वाइट किसे बोला गया, प्रो-जारिस्ट को। प्रो-जारिस्ट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। मतलब आपको पता होगा कि जो जार निकोलस थे जो एब्डिकेट हो चुके थे, आपको पता होगा कि बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस अभी तक मॉस्को तक था, लेकिन जो प्रोजारिस्ट यानी जार के जो लोग थे, यानी कि जो अरिस्टोक्रेसी लोग थे, ऑटोक्रेटिक लोग थे, उनका कंट्रोल था रशिया के कुछ पर, यानी कुछ स्टेट पर उनका अभी भी प्रभुत्व था। They were backed in the French, American and British Japanese troops। आपको पता होगा बोल्शेविक ने जैसे ही ऑर्डर दिया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इज लाइक द सोशलिस्ट। ये समाजवाद की एक अवधारणा थी, लेकिन जब ये बात किसे पता चलती है, नॉन बोल्शेविक के लोग लाइक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड
ऑटोक्रेसी। इन लोगों को जब पता चलती कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि इन्हीं से लोगों से छीन करके लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो इन लोग को बात ये अच्छी नहीं लगी। आपको पता होगा कि जो वाइट होते थे या ग्रीन होते थे, इनको बैक सपोर्ट करते थे कौन से देश? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड अलॉन्ग विद जैपनीज। ओके, ये लोगों ने इनका सपोर्ट किया। किनका? नॉन बोल्शेविक का। ओके, क्यों किया इसे आप समझिए। ऑल दोज फोर्स ऑफ द वेर द वरीड ऑफ द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, क्योंकि बोल्शेविक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, उनका ये मानना था कि एक समाजवाद की अवधारणा होनी चाहिए। तो आपको पता होगा फ्रेंच, अमेरिका और ब्रिटिश, ये जापान, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट थे। अगर फ्रांस के अंदर ऐसी मामला देखने को मिलता तो हो सकता था कि फ्रांस के अंदर भी सोशलिज्म की अवधारणा हो जाए, अमेरिका में, ब्रिटिश में एंड जापान में। इसलिए स्टेटमेंट दिया गया था, व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस छींकेगा तो सर्दी तो सबको लगेगी। तो उसी तरह आपने फर्स्ट चैप्टर फ्रांस के बारे में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर जो सबसे मेन मेजर रोल निभा रहा है वो रशिया, क्योंकि रशिया के अंदर धीरे धीरे क्या हो रही है, सोशलिज्म की अवधारणा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जैसा कि आपने देखा, बोल्शेविक को क्या बोलते हैं? रेड कार्ड्स। ओके, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को ग्रीन, ओके, एंड वाइट को क्रोचारिस्ट, ऐसा बोला गया। एंड नॉन बोल्शेविक को जो सपोर्ट करते थे, लाइक फ्रांस, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड अलॉन्ग विद Japanese troops. All those forces were worried for the growth of socialism in Russia. As a result, as these troops of the Bolshevik fought the civil war, like looting, banditry, famine became common. आपको पता होगा जैसे जैसे बोल्शेविक लोग के अगेंस्ट खड़े हो गए, तो कुछ शहरों में लूटिंग हुई, बैंडेंट्री मतलब डकैती पड़ी, कहीं पे बहुत ज़्यादा बीमारी फैली। तो इससे बहुत लोग क्या हुए हैं, परेशान हुए। एंड नेक्स्ट इज हियर सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द वाइट्स। आपको पता होगा जो अरिस्टोक्रेसी जो होते थे वो सपोर्ट किसको करते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। लेकिन बोल्शेविक लोग से वो सपोर्ट नहीं करते। टू हार्श स्टे द पीजेंट हु हैड सीज्ड द लैंड। मतलब आपको पता होगा कि रशिया की कुछ बहुत सारे पार्ट पर, रशिया के बहुत सारे पार्ट पर अभी किसका कब्जा था? ज़ार्स का, सारेस्ट का, यानी कि जो अरिस्टोक्रेसी थे। अब उनको ये मौका मिल गया जो पीजेंट से अपनी ज़मीन को वापस ले सकते थे। तो सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द वाइट्स टू हार्श stay with the peasants who had seized the land. Such action led the loss of the popular support of the non-Bolshevik. अब यहाँ पर जो नॉन बोल्शेविक की जो जो पावर थी, जो पॉपुलर थी, वो दिन पर दिन क्या लॉस हो रही थी, ख़त्म होती, क्योंकि बोल्शेविक के लोग थे वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन जो नॉन बोल्शेविक के लोग थे वो सीज करते थे, यानी कि उस लैंड को कब्जे में लेते थे। तो जो नॉन बोल्शेविक के थे उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो दिन पर दिन घटती चली जा रही थी। As a result, by 1920 January, the Bolshevik controlled the most of the former Russian Empire. अब इसका ये परिणाम हुआ कि जो पीजेंट्स होते थे अधिकतर किसको सपोर्ट करने लगे आप? बोल्शेविक को। And along with the countryside, non-Russian nationalists and Muslim jihadist corporation did not work. The Russian colonialists themselves turned to the Bolshevik. अब क्या हुआ, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और जो मुस्लिम जेडेडिस्ट थे, ये लोग अब बोल्शेविक को सपोर्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन, उनके घर को कब्जा कर रहे थे कौन लोग? नॉन बोल्शेविक लोग। तो स्वाभाविक सी बात है, नॉन रशियन और जेडेडिस्ट किसका सपोर्ट करेंगे? बोल्शेविक का। लेकिन बोल्शेविक ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया। हियर इज द स्टोरी लाइक द केस स्टडी इन खीवा, द सेंट्रल एशिया। खीवा कहाँ पर है? वेरी सिचुएटेड खीवा इन सेंट्रल एशिया। बोल्शेविक कॉर्नलिस्ट द रिचुअल मैस्केड द लोकल नेशनलिस्ट द केम द डिफेंडिंग द सोशलिज्म। मतलब बोल्शेविक के लोगों ने क्या किया, अपने ही लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये सोशलिज्म को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, कहाँ पर? खीवा में।
तो जब ये बात जब स्प्रेड होती है तो जो बोल्शेविक के जो लोग सपोर्ट करते थे वो सोचते थे आखिर बोल्शेविक क्या चाहती है। इन दिस सिचुएशन द मेनी वेयर द कंफ्यूज अबाउट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, मतलब इसमें लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि बोल्शेविक आखिर करना क्या चाहती है। आपको पता होगा कि जो जो स्टार्टिंग में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, ज़ार उस पर रूल करता था। जब ज़ार के अंडर में कितने स्टेट होते थे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यू कैन सी दिस पिक्चर, ओके। इतना बड़ा हुआ था, उसके अंदर ये सब कंट्रीज आते थे। तो ये है ज़ार निकोलस सेकेंड दस्तूर। तो इतने बड़े पर ज़ार अपना रूल करता था, ओके। Figure 4 the magnet show the Russian Empire, the European countries, the war during the First World War। इतने बड़े जो थे, इतने बड़े पार्टिसिपेट लोग किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। लेकिन यहाँ पर in 1914 the Tsar Nicholas ruled the Russian Empire beside the territory around the Moscow along with these countries। ओके, आपको पता होगा कि इतने कंट्रीज पर वो रूल करते थे। कौन? ज़ार निकोलस। तो आपको पता होगा जो बोल्शेविक के लोग थे स्टार्टिंग में पेट्रोग्रेड में हुए थे एंड मॉस्को में रिवॉल्ट हुए थे, लेकिन और सब पे जो इनके जो वो थे हेल्प जो करते थे इन लोग पे किसका सपोर्ट था? लाइक अरिस्टोक्रेसी का। ओके, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, मुस्लिम जेडेडिस्ट थे, ये सपोर्ट किससे करने लगे? बोल्शेविक को। एंड दैट टाइम द पार्टली रेमेजी एंड द मोस्ट ऑफ द नॉन रशियन नेशनलिस्ट वे गिवन द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। मतलब जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे इन्होंने डिमांड की किस चीज़ की? ऑटोनॉमी। इट्स मीन द राइट टू गवर्नमेंट देमसेल्फ, मतलब वो अपना गवर्नमेंट खुद चलाना चाहते थे। Then that time Soviet Union like the USSR, the state of the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922। अब इसी बीच में जो व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक की जो पार्टी थी उन्होंने एक सोवियत बनाई जिसे क्या बोला गया? USSR। मतलब यूएसएसआर का गठन हो गया। तो जो जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे वो मांग किसकी कर रहे थे? ऑटोनॉमी की। ओके, ऑटोनॉमी कर रहे थे, लेकिन बोल्शेविक ने क्या बना दिया? यूएसएसआर। अब हम इसे समझते हैं। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922, but the since the combined the unpopular policies but the Bolshevik the forced the local government to follow। आपको पता होगा बोल्शेविक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। ओके, बोल्शेविक ने कहा ठीक है आप अपने गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं लेकिन सेंट्रल में मैं रहूँगा। ओके, सेंट्रल में मैं रहूँगा, मैं आपको जो भी रूल दूंगा उसे आपको फॉलो करना है। तो जो लोकल नेशनलिस्ट थे इन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिसीज थे जो लोकल गवर्नमेंट को उस समय पसंद नहीं आते थे। लाइक यू कैन सी since there was the comment on popular policies like the Bolshevik the forced the local government to follow। मतलब बोल्शेविक जो थी वो कहती थी कि इसे आप फॉलो करिए, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगती थी। like you can see that like the harsh discouragement of the nomadism attempts to win the over the different nationalists were the only partly successful। nomadism क्या होता है पहले समझते तब इसे हम यहाँ पे समझेंगे। what is meaning of nomadism? nomadism means क्या होता है? lifestyle of those who do not live one place but move from the area to area on देयर लिविंग। आपको पता होगा कि एक तरह की घुमक्कड़ जीवन होती थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाते थे, तो ऐसी चीज़ों को नोमैडिज्म बोला गया। लेकिन सेंट्रल में कौन था? रशिया था। लेकिन नॉन नेशनलिस्ट जो लोग थे वो चाहते थे कि नोमैडिज्म को नहीं ख़त्म करना चाहिए।
तो जो सेंट्रल में थी वो कौन थी? रशिया। रशिया ने इसे ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट थी वो इससे खुश नहीं थी। ओके, अब आगे जा कर के हम लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे यूएसएसआर के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हियर 4.2 मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। स्टूडेंट्स, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। सोशलिस्ट सोसाइटी इज डिवाइडेड टू कैटेगरीज, लाइक फर्स्ट इज सोशलिस्ट एंड सेकेंड इज कैपिटलिस्ट। ओके, यहाँ पर हम दो चीज़ों को समझेंगे। जो सोसाइटी होती है दो में है। पहला क्या है? सोशलिस्ट, जिसमें इसको रन कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट करती है। बट वी टॉक अबाउट कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट रन बाय द ऑनरशिप, मतलब जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पूंजीवाद, उसके मालिक होते हैं। लेकिन जब समाजवाद की अवधारणा के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसकी जो ऑनरशिप होती है वो हमारी गवर्नमेंट होती है। आपको पता है बोल्शेविक ने गवर्नमेंट बना चुकी थी, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो क्या थी? सोशलिज्म। अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सिविल वॉर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिविल वॉर? मतलब हमने इसका डिस्कस किया था। सिविल वॉर क्या है? मैंने आपको बताया। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक कीप द इंडस्ट्रीज द बैंक नेशनलाइज्ड। जब हम लोग अप्रैल थीसिस पढ़ रहे थे तो लेनिन की 3 डिमांड्स थे, तो बैंक उसमें से एक थे। ओके, तो बैंक जो थे, इंडस्ट्रीज थे, उसे क्या करें? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दे परमिटेड द पीजे एंड द कल्टिवेट द लैंड एंड द हेड टू द सोशलिस्ट। आपको पता होगा कि बोल्शेविक जो थे उन्होंने परमिट दे दिया था कि ठीक है, आप लोग अपने ज़मीनों पर कल्टिवेशन कर सकते हैं। बट बोल्शेविक यूज एंड confiscated the land and demonstrated what cultivate or कुछ भी। मतलब अब ये इन लोग कन्फिस्टिकेटेड हो गए थे कि लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बोल्शेविक इस पे ध्यान नहीं दे रही थी। क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि उनकी अवधारणा क्या थी? सोशलिज्म की थी। ओके, इसी बीच में उन्होंने क्या बनाया? 5 ईयर प्लान, जिसे पंचवर्षीय योजना बोला गया। सोशलिज्म की अवधारणा बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही थी रशिया के अंदर। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। अंडरस्टूड? आपको पता होगा कि सेंट्रल में कौन होगा? रशियन एम्पायर होगी। ठीक है, नॉन नेशनलिस्ट को इसको मानना पड़ेगा। ऑफिशियल एसेस टू द हाउ द इकोनॉमी द कुड द वर्क सेट टारगेट्स एंड द 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स का एक टारगेट सेट किया गया। अब इसमें क्या डिस्कस किया गया? फर्स्ट, ऑन दिस बेसिस मेड बाय द 5 ईयर्स प्लान्स द गवर्नमेंट फिक्स द ऑल द प्राइस प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड 2 प्लान्स। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट अब एक प्लान बनाएगी, उस प्लान के तहत हर चीज़ें नॉर्मल होगी। लाइक पहले क्या होगा? प्राइस क्या होगी? फिक्स्ड होगी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, और इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया जाएगा। ओके, तो ये प्लान कब बनी इसे हम लोग समझेंगे। In 1927 and to 1932 and 1933 to 1938 the centralized planning led to economic growth industrial production। मतलब इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो केंद्र की जो प्लानिंग थी, इसमें इंडस्ट्रीज को ग्रोथ किया गया। बिटवीन 1992 to 1933 by 100% of the case of the oil, coal, steel, new factory cities that came into being। मतलब क्या हुआ कि इस पंचवर्षीय प्लानिंग के थ्रू जो 100% का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, लाइक ऑयल में, कोल में, स्टील में, एंड अलॉन्ग विथ न्यू फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड। मतलब जो पंचवर्षीय जो प्लानिंग बनी थी उससे क्या हुआ? रशिया के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाउ एवर रैपिड कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।